जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज यह जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं और ये है सीटेट का पेपर 1 जो कि मेन पेपर भी कहलाता है और 2018 का, और क्लास है यह 1 to 5 के लिए। और ये बेसिकली सीटेट के ही क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी सीरीज बना रहा हूं। तो आपको सीटेट है तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ सीटेट में ही आएंगे, ये डी ट्रिपल एस में भी आ सकते हैं, ये एमआरएस में भी, सुपर टेट, एसटेट और ऑल टीचिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये सीरीज है, मैंने टेस्ट बुकलेट लिया आई जो कि नेट पर उपलब्ध है, आप भी देख सकते हैं इसे। और इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 सवाल मिलेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट है पहले मैं इसे 10 साल का दे लूँगा पेडागोगी का, फिर बाकी सब्जेक्ट, फिर मैथ उठाऊंगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले समझेंगे आनुवांशिकता। जो लक्षण बच्चे को माता पिता से आते हैं, जो लक्षण बच्चे को माता पिता से आते हैं उन्हें आनुवांशिकता कहा जाता है। यदि किसी के बच्चे के माता पिता को शुगर बीमारी है तो उस बच्चे को भी जन्म से अगर शुगर बीमारी आ जाती है तो इसे हम आनुवांशिकता कहेंगे। यदि किसी माँ को या पिता को कोई और बीमारी है और बच्चे में भी वह लक्षण आ जाते हैं तो उन्हें हम कहेंगे आनुवांशिकता। और पर्यावरण तो आप समझते हैं, पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, परिजोड़ आवरण। परि का मतलब होता है बाह्य और आवरण का होता है परत, यानी पर्यावरण हमारे आसपास बाहरी परत को कहा जाता है। तो बच्चे पर दोनों का असर पड़ता है, एक आनुवांशिकता का और पर्यावरण का। तो इसके लिए कौन सा कथन सत्य माना जाएगा। पहला ऑप्शन है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ कह रहा है पहला ऑप्शन कि विकास जो होगा बच्चों में उस पर आनुवांशिकता का कुछ पहलू और पर्यावरण का कुछ पहलू दोनों असर प्रभाव डालेंगे। दूसरा ऑप्शन है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीन द्वारा। जीन क्या होता है, डीएनए, आप समझ रहे हैं। डीएनए हमारे जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, और इसी जीन में बच्चे का निर्धारण हो जाता है। जैसे किसी का 6 उंगली हो जाना, किसी का ओठ कटा हुआ होना, तो ये सब जीन में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो यहाँ करा पूरी तरह से निर्धारित। देखिए, किसी एक चीज का प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है, तो पूरी तरह जीन का प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को आप काट दीजिए, केवल दिखे, पूरी तरह दिखे, ये सब ऑप्शन नहीं चलते हैं सीटेट में। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार की बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। आप कितना भी अच्छा देखभाल कर लीजिए, यदि किसी बच्चे को पोलियो हो गया है जन्म से, आप कितना भी पौष्टिक आहार दे लीजिए, कितना भी अच्छा देखभाल कर लीजिए, वो उसे दूर नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नहीं, सिर्फ भाषा विकास में नहीं और भी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब पर असर डालते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जीन पियाजे ने नहीं दिया है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। आगे देखते हैं, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो अभ्यास का जो नियम था ये दिया था थॉर्नडाइक ने, तो जीन पियाजे ने इन्होंने दिया नहीं, तो अभ्यास का नियम किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। तो यहीं से तो ऑप्शन कट गया ये, और यही वाला हमारा सही उत्तर कहा नहीं। तो आप समझते हैं चारों ऑप्शनों को
विकास गुणात्मक चरणों में होता है। आप देखिएगा कोई कोई बच्चा जो होता है शुरू शुरू में वो कठिनाई महसूस करता है, लेकिन जब वो एक बार सीख लेता है ना, बड़ी तेजी से सीखता है, तो इसे गुणात्मक चरण कहते हैं। दूसरा बात, बच्चे जो दुनिया में देखते हैं ना, उससे अपने ज्ञान का निर्माण होता है उसे, और उसका उपयोग भी करते हैं। अगला है, बच्चे पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बच्चे ही क्यों, सभी करते हैं। तो ये सही उत्तर इसका हमारा 3 होगा, जो नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक की एक सीमा नहीं है। तो देखिए, प्रतीकात्मक विचार का जो विकास है ना, प्रतीक, कोई भी चीज उसको चाहिए, चिन्ह वगैरह, तो ये ही वाला जो है पूर्व संक्रियात्मक का विचार नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है, अहम मान्यता है। छोटे बच्चे देखिएगा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसे ही अहम मान्यता कहते हैं। अनउत्क्रमणिता, अत उत्क्रमणिता मतलब वो बात को घुमा नहीं सकता है। यदि आप उसे कहें कि बताओ कि अगर तुम्हारे शरीर में 10 उंगलियां हैं तो किसी के दूसरे बच्चे के शरीर में कितनी उंगलियां होगी, तो वो इस बात को नहीं क्लियर कर पाएगा। वो सिर्फ अपने वाले को कर सकता है, दूसरे वाले को नहीं कर सकता है। यदि हम कहें कि 5 जोड़ 7 12 होता है, तो अगर हम उसे कहें कि 12 में कितना घटाएंगे जो 7 हो जाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं अनउत्क्रमणीयता। तो ये सब इसकी एक सीमा, बाद बाकी सीमा है। ये जो 2 नंबर ऑप्शन है, ये वाला सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, किसके अलावे, खाली जगह में दिया हुआ चारों में से एक भराएगा। किसके अलावे, किसके अलावे निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इनमें से कौन सा कारण है चारों में से, जो बच्चे खेलते हैं ना, छोटे बच्चे, जवान बच्चे, उसमें विकास होता है तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा? देखते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते नहीं। निपुणता तो उसे बाल्यावस्था में ही प्राप्त हो जाती है, जैसे हाथ का कंट्रोल करना, सिर का कंट्रोल करना, ये तो बचपन में ही हो जाता है। उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता नहीं, ऐसा नहीं है। खेल इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और चौथा है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो आप देखिए कि देखिए युवा बच्चों के बारे में कहा जा रहा है। यदि छोटे बच्चों के बारे में कहा जाता तो छोटे बच्चों में यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। दूसरा, एक नए कौशल हासिल करते हैं। यदि कौशल हासिल करता तो ये बड़े बच्चों पर होता है, और यहाँ बड़े बच्चों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ छोटे बच्चों, युवा मतलब अभी अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये एक सुखद तरीका। बच्चे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर आप कन्फ्यूज ना हो, यदि बड़े बच्चों की बात की जा रही है जो होशियार हो गए हैं, किशोरावस्था में है, तो उनके लिए नए नए कौशल सीखने का तरीका हो सकता है। और वो जानते हैं कि मान लीजिए आज हम छक्का मारने सीखे, बॉल को घुमाना सीखे, क्रिकेट खेल रहा है, तो वो उसका उपयोग जानेगा। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है, युवा बच्चे, वो अभी परिपक्व नहीं हुए, वैसे बच्चे, उसके लिए क्या है? खेल एक समय बिताने का सुखद तरीका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर सकता है? यानी इन चारों में से आप कौन ऐसा सवाल करेंगे जो सोचने पर मजबूर हो जाएगा बच्चा? पहला है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो बिल्कुल वो नहीं सोचेगा, वो कहेगा हाँ या नहीं। इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। दूसरा है, सही जवाब क्या है? तो वो कहेगा सर हमको नहीं पता, या आप बता देगा। तीसरा है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो हाँ सोचेगा, एक बार ऐसे हुआ था तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। चौथा है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? हाँ, ये जो सवाल है आप उस पर लोड डाल दिए कि बताओ कि किसी ने कहा कि इस तरीके से होगा सर, तो दूसरा कहेगा नहीं सर इस तरह से होगा। तो आप जितनी तरह से पूछते जाएंगे आपका आंसर अलग अलग हो जाएगा। तो इसे कहते हैं खुला अंत वाला प्रश्न। तो आप कितने तरह का आंसर, यदि हम आपसे पूछ दें आपका नाम क्या है, तो आप एक शब्द में उत्तर दे दीजिएगा। ये तो मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है, ये क्लोज वाला है। तो अगर इसमें हम पूछें कि आप बताइए क्या क्या खाना पसंद करते हैं, वो 10 तरह का उदाहरण दे देगा, हम ये सब खाना पसंद करते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आप में से गाजर किनको किनको पसंद है, तो उसमें से कुछ लोग ही हाथ उठाएंगे।
क्योंकि मैंने उसको लॉक कर दिया। सवाल ही मेरा ऐसा था कि उसे सोचने पर मजबूर ही नहीं होना पड़ा। तो हमें उसे सोचने पर मजबूर करना है तो उसे खुद से करने के लिए प्रेरित कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, चलिए देखते हैं। करके सीखना होता है, करके सीखेगा जल्दी से, अच्छा होगा। परियोजना विधि ये भी है, आप उसे कुछ टॉपिक दे दिए, परियोजना दे दिए, उस पर काम करेगा, वो सीखेगा। सहयोग से सीखना ये भी है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। देखिए यहाँ एक शब्द मिला, आप इसे नोट डाउन कर लें, रैंकिंग। जब भी आप मिले, रैंकिंग का मतलब आप उसको रैंक दे दिए, तुम फर्स्ट हो, तुम सेकेंड हो, इससे कुछ नहीं सीखता है, इससे प्रगति नहीं होती शिक्षा में, ये गलत हो जाए। जब भी आपको ऐसा मिले प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, उसे काट दीजिए। दूसरा है व्यक्तिगत अधिगम, छात्र समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। यहाँ पर भी तो वही बात है, जिस तरह रैंकिंग की बात हो रही है उसी तरह लेबलिंग। लेबलिंग जैसे तुम अच्छे, जो होशियार बच्चे एक साइड, मूर्ख बच्चे एक साइड, ऐसा नहीं होता है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग, फिर आई रैंकिंग। तो इन सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे बढ़िया है 1 नंबर, तो इसका सही उत्तर 1 होगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अपने आप में एक जिंदगी है शिक्षा। ये कौन सा कथन कहता है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। नहीं, ये नहीं है। अब कितना समय तक किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं? कुछ एक स्कूली शिक्षा का लिमिट है 10 क्लास तक, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं ना। तो लंबे समय तक रखिएगा तो क्या होगा, वो बोर होने लगेगा, उसे कुछ नया तो सीखना पड़ेगा ना। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला है, स्कूली शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? बिल्कुल है, आवश्यकता तो है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब करे। हाँ, ये सबसे अच्छा लग रहा है। स्कूल में यदि वो शिक्षा किए, ग्रहण किया, तो समाज में वो शिक्षा दिखना चाहिए और उसकी शिक्षा पर्यावरण में आए। यानी कि अगर आप कुछ सीखे हैं तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको यूज करना है। यदि हम बच्चे को सिखाते हैं कि हाथ नहीं धोना है, तो ये गलत सिखा रहे हैं, तो वो सीधे कह देगा हमको, आप तो गलत बता रहे हैं सर। तो क्यों? वो प्रतिबिंबित किया है, वो सीखा है घर में कि मम्मी पापा उसको बोला था कि बेटा हाथ धोए बिना नहीं खाना। तो जैसे ही हमने उसे कहा कि बिना हाथ धोए खाओ, वो तुरंत जवाब देगा। यानी वो अपने अनुभव को दुनिया में प्रतिबिंब कर रहा है। नहीं सर, हाथ नहीं धोइएगा तो उसमें कीटाणु होता है। जैसे किसी को, बच्चे को बोल दें CAT, कैट, कैट मीन्स हाथी, तो वो बच्चा सीधे कहे सर कैट मीन्स तो बिल्ली होता है, क्योंकि वो सीखा है। तो देखिए उसके ज्ञान समाज में प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना। तो यही तो सबसे अच्छा है कि स्वयं में एक जीवन है, यानी उसकी ज़िंदगी में वो समा गया है। ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में किसे माना जा सकता है? यानी कोलबर्ग ने सिद्धांत दिए, तो इसमें से कौन सा उसका योगदान है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो नैतिक का सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। तो इन दोनों के बीच में सहयोग का समर्थन होना चाहिए, ये कहा था कोलबर्ग के सिद्धांत के रूप में। ये अच्छा है। नैतिक विकास का सिद्धांत मतलब कि हम जो समाज में रहते हैं उसके कुछ नैतिक मूल्य हैं। चोरी नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, ATM चोरी नहीं करना चाहिए, ये नैतिक है। और संज्ञानात्मक, अगर आपके अंदर कुछ ज्ञान है तो दोनों के बीच में जब तक सहयोग नहीं होगा, ये सब जो बातें आप सीखें कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान है तभी तो सीखें। तो दोनों के बीच में क्या है? सहयोग है। तो यही तो कोलबर्ग के सिद्धांत में कहा गया है। तो चलिए, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर A। फटाफट से बाकी ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई की बात नहीं की है,
उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे तो समाज से सीखते हैं ना, तो नैतिक दार्शनिक कैसे हुए। नेक्स्ट है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती मतलब नजदीक वाला विकास का क्षेत्र क्या है? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। दूसरा, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो इसमें से सही उत्तर है कि उस संदर्भ को जिसमें बच्चे थोड़ा सा आप उसको सपोर्ट कर दीजिए, वो कोई कार्य को स्वयं कर लेता है। तो ये निकट से वो उसके अंदर समा गया, वो करीब से उसको देखा है वो। नेक्स्ट है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। उभयलिंगी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब व्यवहार, मनुष्यता, जो मनुष्य का गुण होता है, वो लड़का ऐसा करता है, लड़की जैसा करता है। तो उभय, वैसे शब्द उभय का मतलब दोनों में, तो वैसे को माना जाता है व्यक्तित्व जो मर्दाना भी व्यवहार करते हैं और स्त्री गुण वाला हो। आप किसी पुरुष को देखेंगे कि स्त्री जैसा व्यवहार रखता है। तो ऐसे में यही सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इसमें आमतौर माने गए हैं कि मर्दाना और स्त्री दोनों गुणों का समायोजन होता है, दोनों गुण होते हैं इसमें, इसलिए उसको उभयलिंगी व्यक्तित्व कहा जाता है। बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? तो इसका सबसे अच्छा है ट्यूशन। इसको छोड़ करके बाद बाकी में लिंग भूमिकाएं ग्रहण कहते हैं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। यदि मीडिया में गया है या गई है तो रिपोर्टर बन सकती है। तो वहाँ पर देखिए वो पढ़ेगी तो अपना दिखाएगी कि देखिए हम स्त्री हैं, पुरुष हैं। सामाजिकरण में क्या होगा? सामाजिकरण में देखिए, सामाजिकरण में आप देखे होंगे कि समाज में स्त्री पुरुष होते ही हैं, लेकिन संस्कृति में भी होते हैं। हमारी संस्कृति में स्त्रियों को कहा जाता है घर में रहना है, तरह तरह की बातें होती, प्रथाएं चलती है। लेकिन ट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। ट्यूशन में बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। तो ट्यूशन को छोड़ के बाद बाकी में लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जैसे समाज में माँ का भूमिका ग्रहण करेंगे, संस्कृति में वो शिक्षिका बनेंगी, या हमारे संस्कृति में वो कुछ भी बन सकती, बहुत तरह की बातें चलती, मुखिया बन सकती है। और मीडिया में क्या हो, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आएगी तो वो एंकर बन सकती है। तो यहाँ पर लिंग का पता चल जाता है। लेकिन ट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, उसे ट्यूशन पढ़ने से मतलब है, कोई भूमिकाएं वो ग्रहण नहीं कर रही है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह भी है। क्या है मानकीकृत परीक्षण? मानकीकृत का मतलब एक मानक निर्धारित कर दिया है। ऐसा लिखेगा तो देखिएगा अधिकतर प्राइवेट स्कूल वाले में क्या करते हैं, वो लोग पहले से कॉपी तैयार करके रखते हैं। अगर उस तरह आंसर मिला तो बच्चे को नंबर मिलता है, यदि वो अपने से आंसर लिखे तो नंबर काट लिया जाता है। तो ये है मानकीकृत परीक्षण। तो इसका एक आलोचना किया गया था। कौन सा आलोचना? यह जो है मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती है। तो एक ही धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, कि नहीं भैया ऐसा ही लिखो तभी नंबर मिलेगा। एक हम उदाहरण बता रहे हैं। और उनकी भाषा समझना मुश्किल है। क्यों नहीं? भाषा ऐसा थोड़ी ना कि समझ नहीं सकते, बिल्कुल समझ सकते हैं। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, ये किए जा सकते हैं। बच्चे की क्षमता स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, तो ये सब भी उतना नहीं है अच्छा। तो सबसे बढ़िया है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट है एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है। तो एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है वो आपको बताना है। तो एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, यही कहता है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत या एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत यह कहता है कि बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन। शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन करता है और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। तो ये किस लिए करता है? तो देखते हैं किस लिए करता है। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, हाँ होता है ऐसा। बच्चे की सीखने की जरूरत को जानने में और तद अनुसार शिक्षक रणनीति का चयन करने में, ये भी होता है। अगला देखते हैं आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने, उसे प्रदर्शन को प्रमाणित नहीं करने में। यहाँ पर ये ऑप्शन आप काट दीजिए,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारण करने में, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन चुनना है आपको, तो सीखने के लिए और सीखने के दोनों का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1 नंबर जो है वो सबसे सटीक है कि बच्चे की प्रगति भी जान जाएगा और उपलब्धि स्तर को भी वो जान जाएगा कि किस स्तर में। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि अगर सीखने का खाली मूल्यांकन होता तो इसका सबसे सही उत्तर हो जाता 2 नंबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि दोनों बातों को हमको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन पर हमने वीडियो दिया हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल में। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये तो सही बात है ना, इसे तो अनिवार्य किया गया है। दूसरा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हाँ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन तो है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये भी है। बच्चे को धीमे और खराब बुद्धिमान में चिन्हित करना है, आप ये नहीं कर सकते। आप बच्चों को छांट नहीं सकते हैं, तो ये तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकते हैं। किसके कारण हो सकते हैं? बच्चों में जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभा आती है उनके अंदर, ये किसके कारण हो सकते हैं? तो आपको देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था एक सवाल में कि बच्चे पर दोनों का असर पड़ता है। तो जब ऑप्शन हमारा मिल गया, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाए। अगला देखते हैं, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। तीसरा है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित। आप हतोत्साहित शब्द जब भी देखें उसे गोल घेर लें। कुछ शब्द मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी ये शब्द आए आप काट लें, काट दें उस ऑप्शन को। कभी नहीं हो सकता है सही, ये वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं बच्चों को, है ना। और किस आधार पर? क्षमता के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तुम होशियार हो, तुम मूर्ख हो, अलग अलग बैठो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो 2 ऑप्शन में आप देखिए कि जो माहौल है, वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें हमें व्यवहार अच्छा सिखाना है। ये अच्छा व्यवहार सिखाएगा। असामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के माहौल अगर अच्छा है तो ऐसे में क्या होगा, व्यवहार सीखने से नहीं होगा, उसके अंदर संस्कृति भी आना चाहिए और उसकी भाषा ज्ञान को महत्व देते हैं और उसी का भाषा का उपयोग करके हम उसको सिखा सकते हैं। व्यवहार तो वो घर में भी सीख सकता है, अच्छा व्यवहार। आपको यहाँ पर क्या करना है, उन्हें उनकी संस्कृति को सम्मान देना है, उनकी भाषा को सम्मान देना है, हमें उन्हें गलत नहीं ठहराना। यदि कोई संथाल का बच्चा आता है, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के तौर पर लिया है, और वो संथाली में जवाब दिया तो भले ही आप ना समझें, आप उसे डांट नहीं सकते हैं। उसे कहेंगे अच्छा कोशिश करो, थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है, एक काम करो दूसरा तरीके से बताओ, तो वो समझाने का प्रयास करेगा, उसमें उसको ज़्यादा मतलब इंटरेक्ट करेगा आपके साथ, वो घुल मिल जाएगा और ऐसे में माहौल अच्छा बना रहेगा और उसे भी अपने आप पर बुरा नहीं लगेगा। जैसे कि एक 9 क्लास में कहानी चलती है, 9 नहीं 8 में सॉरी, उसमें एक काली है, वो जाता है, वो इरोला जनजाति से रहते हैं, स्कूल में अपना परिचय देता है कि मेरा नाम काली है, मेरे पिता का मेरा घर कनाथुर है और मेरे पिताजी सांप पकड़ने वाले हैं। तो सब कोई उसको हंसने लगता है इस बात पर। तो ऐसे करने से, ऐसे माहौल में बच्चे, वो अब क्या होगा, वो कुछ भी बोलने से पहले सोचेगा और डरेगा कहीं हमारे बात पर हंसने ना लगे, है ना। 18वां सवाल, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। अब ये देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे, जो सृजनशील बच्चे हैं, उनमें जरूरी हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब आप देख लीजिए ये क्या कहना चाह रहा, उसको पहले आप समझ लीजिए। आप ये जान लीजिए, जो नटखट बच्चे होते हैं ना, जो सृजनशील बच्चे तो ज़्यादा छटपटिया होते हैं, टपर टपर बीच बीच में करते रहेंगे, जब भी आप पढ़ाते रहेंगे बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल देंगे, ऐसे कक्षा का माहौल भंग होता है। ऐसे में आप क्या कीजिए, उसको बोर्ड पर बुलाइए और बुला करके कहिए कि तुम समझाओ, तब देखिएगा वो डर से चुप हो जाएगा।
आप मारे भी नहीं और वो चुप हो गया। यदि वो कुछ ज़्यादा ये कर रहा है तो उसी को मारकर पकड़ा दिए, चलो तुम ही पढ़ाओ। तो ऐसा करने से वो क्या होगा, वो चुप रहेगा थोड़ा देर के लिए, क्योंकि उसके अंदर प्रतिभा है, इसलिए वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे में क्या करना है, हस्तक्षेप आपको करना पड़ेगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर देखिए, आप देख लिए ना, आवश्यक है तो आप ऐसे में क्या करेंगे, उसके अंदर अनुकूलन कर रहे हैं और प्रेरक निर्देशन दे रहे हैं। कहने का मतलब आप उसे समझा रहे हैं कि देखो बाबू, तुम जानते हो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम उतना ही जानते हो तो चलो दूसरा को समझा दो, मैं बैठ जाता हूँ। ऐसे में उसको समझ में आएगा, वो एक प्रेरणा मिलेगा कि ठीक है हम जानते हैं, बाकियों को भी समझने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में हम उसे अतिरिक्त समय दे नहीं सकते हैं, उसे ज़्यादा स्नेह नहीं दिखा सकते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम एक उसको सबक सिखाना चाह रहे थे, उसको पढ़ने की जिम्मेदारी नहीं दे रहे। तो इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट है अति संवेदनशील बच्चों को। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे ही मिलेंगे, जरा सा आप कुछ पूछ भी दीजिएगा तो रोना शुरू कर देगा, आप जरा सा कुछ डांट दीजिए पूरा रोना शुरू करेगा। और डर से मारे कुछ बच्चे तो ऐसे होते, कितना भी आप पूछते रहिए चुपचाप है, बैठा है तो बैठ ले रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं आपको। समझ में आ रहा है अति संवेदनशील क्या होता है? ऐसे बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं है। देखिए इस शब्द को भी ध्यान रखना, नहीं आपसे पूछ रहा है नहीं, तो नहीं वाला जवाब आपको खोजना होगा। एक कार्य को छोटे खंडों में तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य को तोड़ देना, तो ये तो अच्छा तरीका है ना। जो वैसे बच्चे हैं तो टुकड़ा टुकड़ा से जल्दी सीखेंगे। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि समाज, ये भी है। बेचैन होने पर उसे डांट देना, ये गलत है, डांट फटकार नहीं होना चाहिए। तो यही वाला इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान कराते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न किन बच्चों के बारे में बताते हैं? तो ये सृजनात्मक बच्चे के बारे में, वो कई तरह के एक साथ में बात सोचते रहते हैं, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी ये करेंगे, छटपट छटपट करते रहेगा। ये सृजनात्मक बच्चे हैं। डिसलेक्सिक बच्चे वो हैं जिनको बोलने में पढ़ने में समस्या आती है। विकलांग अब शब्द का नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी जगह पर शब्द का इस्तेमाल होता है दिव्यांग, यानी शारीरिक रूप से उनकी अक्षमता, इसे हम कहते हैं दिव्यांग। ये पहले का क्वेश्चन इसलिए इसमें यह शब्द आया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? यानी इनमें से कौन ऐसा है जो किसी भी समस्या का हल नहीं कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो चर्चा करेंगे तो समाधान निकल सकता है, तो यहाँ पर तो नहीं बोला है। कुछ हल करते समय गलतियों करने पर प्रति ईमानदार रहना, गलती हो गया, हाँ सर गलती हो गया, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती है, तो ये भी अच्छा तरीका है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का उपयोग करना, ये भी तरीका। सोचो विचार करो, देखते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, विभिन्न तरह की बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण का मतलब होता है एक बिंदु पर जाकर के जमा हो जाना। अब ऐसा सवाल पूछेंगे तो आपको क्या सीखने मिलेगा? बच्चा हल करने का एक ही तरीका वो बता देगा, हाँ सर जानते हैं नहीं, तो ऐसे में क्या होता है, जानते हैं नहीं जानते हैं, तो ये ज़्यादा बढ़िया से वर्णन नहीं कर रहा है, इसमें ज़्यादा समस्या का हल नहीं होगा। तो यही वाला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? तो इसमें संवेग जो है वो है डर। ठीक है, स्मृति तो याद है, ध्यान, उत्तेजना, तो ये संवेग नहीं है, इसमें संवेग है डर, अचानक से जो उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? तो चलिए देखते हैं बच्चा क्या कहना चाह रहा है। बच्चे दूध बूथ पर ले दूध लेकर आया तो उसको लगा कि मशीन दूध दिया, तो इसमें बच्चा क्या कहना चाह रहा है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तो ये तो लग रहा है बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। यही तो सबसे अच्छा है,
ऐसा थोड़ी नहीं कि बच्चे गाय को नहीं देखा, उस बच्चे ने जो सवाल पर जवाब दिया, वो जो बात कही, वो मशीन को देखा वहाँ दूध बूथ पे दूध देते हुए, तभी तो वो उसका अनुभव था, ये वही बात को उसने कहा। अब ये नहीं कह रहा है वो कि गाय दूध नहीं देती है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, तो सही बात है, आप प्रदान करते हैं या सिखाते हैं उसको, तो यह बात वो बोलता ही नहीं, उसको नहीं पता था, उसको लगा दूध बूथ पे खरीदा, तो इसी आधार पर उसने कह दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? और ये एक अच्छा सवाल है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखें। ये लग रहा है ना? आगे देखते हैं क्या होता है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। नहीं, अगर एक अच्छा शिक्षक है तो पाठ्य पुस्तक के अलावा वो बाहरी बातों का भी समावेश करेगा, लर्निंग एड्स लाएगा, तरह तरह के उदाहरण लेगा। एक ऑप्शन तो गया। तीसरा है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, अगर हम पाठ्यक्रम को कंप्लीट करा देते हैं और बच्चा कुछ सीखता ही नहीं है, तो उस कंप्लीट पाठ्यक्रम का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे। नेक्स्ट है, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यहां पर आप देखिए 24 का सही उत्तर है कि आप उसके लिए सबसे पहले ऐसा माहौल बनाइए कि वो बातचीत में भी सीख सके। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चे अनुशासन में, ये तो जरूरी है अनुशासन बनाना, लेकिन हर समय बच्चे अनुशासन में नहीं रह सकते हैं। बच्चे तो बंदर ही होते हैं, वो तो छटपट करेंगे ही। अब चलिए उसको थोड़ा सा रिलैक्स दे दीजिए, उससे बात विवाद करवा दीजिए। देखिए खटपट कर रहा है तो उन्हीं दोनों में से वही लोग को इंगेज कर दीजिए, वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, यानी उन्नत शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि लंबे समय तक चलती रहे। यानी कुछ भी सामान है, जैसे आजकल के सरकारी स्कूलों में होता है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी है वो ताला लगा के रख दिया रूम में, तो ऐसे में कहाँ से होगा? लंबे समय तक चला के आप क्या कीजिएगा? उसका अचार डालना थोड़ी ना, बच्चे के लिए लाया गया है। लेकिन ऐसा होता है कि उसे पैक करके रख दिया जाता है, बच्चे को मिलता ही नहीं है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां होती है, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखल है, जो जिसमें समय चाहे पढ़ सकता है, एकदम खुला रखा हुआ, जो इच्छा है लो अपने से पढ़ो फिर रख दो। ये तो इसमें देखिए उसकी इच्छा भी होगी ना। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाला कक्षा, बढ़िया सजा कर रख दिया अलमारी में, वो कहाँ से होगा? उसमें तो बच्चों को कुछ सीखना ही नहीं मिलेगा। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित योजनाबद्ध वाली कक्षा, ये देखिए सिर्फ किताबें कीड़ा होता है ना, तोता रटनदम बना देगा। तो सबसे अच्छा वही है कि किताब रखा हुआ है, आपको जो वाली पढ़ना है पढ़िए, फिर वहाँ रख दीजिए। बाल साहित्य भी रखा हुआ है, जो किसी भी समय तुम प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा, पाठ्य पुस्तक क्या करता है, इसके बारे में बताना है। तो पाठ्य पुस्तक जो है वो कक्षा में एक संसाधन है और मात्र एक सामग्री है और कुछ नहीं है। पाठ्य पुस्तक जो है कक्षा में एक संसाधन है और संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, एक सामग्री है, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्य पुस्तक पढ़ने से राज्य या राष्ट्र में एक रूपता नहीं आती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वे अध्ययन के पाठ्यक्रमों के बारे में शिक्षक और माता पिता का मार्गदर्शन देते हैं, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक है। संसाधन रहित कैसे नहीं है? एक गिट्टी भी संसाधन हो सकता है, एक तिनका भी संसाधन हो सकता है, तो आप उसका इस्तेमाल तो जानिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? तो ये प्राप्त की है रचनावाद से। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कैसे जानेंगे बच्चा प्रेरित है? यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, यानी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में आता है तो उसे प्रेरित समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वे कक्षा में अनुशासन रखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं
और चौथा है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, जिसे कहेंगे प्रेरित। बच्चा आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो इच्छुक है, वो चाह रहा है कि आप उसे कुछ उसके प्रश्नों का जवाब दें, तो यही सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, यानी शिक्षा में उसका जो सीख रहा है उसमें सुधार करना है, तो सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा बताना है नियमित मूल्यांकन, ये अच्छा है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ये भी अच्छा है। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षक सामग्री होनी चाहिए, ये भी अच्छा है। तो सारे अच्छे हैं। और चौथा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों का बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ये सबसे अच्छा है। बाकी अच्छे हैं और ये सबसे अच्छा है। बच्चे को स्वयं से करने दीजिए, आप हर काम उसके लिए खुद मत कर दीजिए, है ना। और आखिरी सवाल है इस वीडियो का, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? अनुशासन, मान लीजिए शिक्षा का माहौल है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, वहाँ अनुशासन होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये किस तरह मदद करेगा? तो चलिए देखते हैं। बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित, विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, चुप्पी साधेगा तो नहीं सीखेगा, चुप्पी को काटते हैं पहले, बाद बाकी पर चर्चा बात। शिक्षक को निर्देश देने में, बच्चा शांत है तो निर्देश देने में उसको भले ही सुविधा हो जाएगा लेकिन पूरी अच्छी तरह से मदद नहीं करेगा। बच्चों को पाठ रटकर याद करने में, तो रटना तो है ही नहीं, शिक्षा नई शिक्षा नीति कहता है रटने की विद्या को खत्म कीजिए आप। तो सबसे अच्छा है कि बच्चों को अपनी शिक्षा विनियमित लगातार वो सीखेगा, और मॉनिटर करने में, आपको जांचने में भी सुविधा होगा कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं। वो आप बता रहे हैं, वो सुन रहा है, शांति से बैठा है और अच्छे से अधिगम कर रहा है, तो आप उसे मॉनिटर कर सकते हैं। हल्ला गुल्ली करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, एक कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा, या आप कुछ चाहते हैं और वीडियो में तो वो भी कमेंट करें। और किसी चैप्टर पे, बाल मनोविज्ञान किसी चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए तो हमें मांगे, हम जरूर उसको देने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।